नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। क्या है? संप्रेषण और व्याख्याता की, या फिर सुगमकर्ता की, या फिर निर्देशक की, या फिर तालमेल बैठाने वाले की। तो क्या है? आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्या है? सुगमकर्ता की। क्या है? सुगमकर्ता की। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ निर्माण करने की जो क्षमता होती है, जिसमें एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो होती है सुगमकर्ता की। किसकी होती है? सुगमकर्ता की। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। उच्च आत्म क्षमता, सेकेंड है निम्न औसती मानसिक क्रियाएं, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका क्या है? आपका सेकेंड ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या है, बात कर रहा है प्रतिभाशाली बच्चों की, क्वेश्चन पे में ही जवाब है। बात कर रहा है प्रतिभाशाली बच्चों की और कह रहा है निम्न औसती मानसिक प्रक्रिया। तो ये क्या आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 3, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। क्या पिछड़ा बालक कहलाता है, मंद बुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक, या बाल अपराधी बालक? तो क्वेश्चन में ही जवाब है कि सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक जो होता है वो बाल अपराधी कहलाता है। प्रश्न संख्या 4, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका में। बिल्कुल। क्या कह रहा है? प्रगतिशील भूमिका में। सेकंड बोला प्रभुत्ववादी भूमिका में। थर्ड बोल रहा है प्रजातांत्रिक भूमिका में। फोर्थ बोल रहा है प्रभावशाली भूमिका में। तो आपका क्या है, सेकंड को छुड़ा के एटलीस्ट कम से कम सभी कुछ हद तक सही लग रहे हैं, लेकिन जो सबसे उपयुक्त आपका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, क्या है, प्रजातांत्रिक भूमिका में। क्या है? प्रजातांत्रिक भूमिका में सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। क्या है? अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। क्या फिर व्यक्तिगत समायोजन? ठीक है। सेकंड बोला सामाजिक व राजनीतिक चेतना, ये भी ठीक है। व्यवहार परिवर्तन। तो अधिगम का जो सबसे उपयुक्त कार्य है क्या है? व्यवहार परिवर्तन है। प्रश्न संख्या 6, एक शिक्षक बच्चों द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह क्या इंगित करता है? यह क्या इंगित करता है? तो क्या है? फर्स्ट है, वह बच्चों का शुभचिंतक नहीं। ज्ञान की कमी है? नहीं। वह कुंठित है? ये भी नहीं। फोर्थ, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। बिल्कुल। क्या है? वह संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है। प्रश्न संख्या 7, कह रहा है एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एनसीएफ 2005 के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, सही है, यही ध्यान देना है। कभी कभी हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, यह भारत का विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। ये संवैधानिक संशोधन बोल रहा है, गलत है। सेकेंड है, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है और तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। आपका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? फर्स्ट है, ग्रेड अंक के लिए? नहीं। बच्चे को कभी भी ग्रेड अंक या फिर प्रशंसा तारीफ, इसके लिए बच्चे का कभी भी आकलन नहीं करा। जांच परीक्षण के लिए भी नहीं है। किस लिए है? तो आपका क्या है, प्रेरणा के लिए है। बिल्कुल। कभी भी बच्चे को पृथक्करण या फिर श्रेणीकरण करने के लिए आकलन नहीं करना है। प्रश्न संख्या 9, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है, तो क्या है आपका कौशल सीखने की जो पहली अवस्था अनुकरण होती है। प्रश्न संख्या 10, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? किसने किया है? तो बिने साइमन ने किया है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, तो क्या है?
मांटेसरी भी है, आपका खेल विधि भी है, किंडरगार्टन विधि भी है, इसलिए आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा ये सभी। प्रश्न संख्या 12, डेटस प्रेरणा अनुभूति की संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। क्या प्रभावी या फिर भावनात्मक या फिर संरक्षण उन्मुखी या फिर सुरक्षा उन्मुखी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन भावनात्मक करेक्ट हो जाएगा। भावनात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों को संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? कौन सा कारक अनुत्तीर्ण हो जाने का भय? क्या कह रहा है सकारात्मक, ये तो नकारात्मक तौर पर प्रभावित करेगा। सहपाठियों से प्रतियोगिता, ये भी नकारात्मक तौर पर। थर्ड क्या है अर्थपूर्ण संबंध, तो क्या है सकारात्मक तौर पर जो प्रभावित करेगा आपका अर्थपूर्ण संबंध, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, क्या कह रहा है आकलन है। बच्चों को लेबल, कभी भी बच्चे को लेबल नहीं करना है, वर्गीकृत, नामीकृत, पृथक्करण ऐसा कुछ देखते ही काट देना है, ठीक है। प्रतियोगिता भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, क्या है प्रतियोगिता भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, क्या है बच्चों में प्रतियोगिता या फिर प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है। थर्ड, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव, बच्चे को तनाव दबाव बिल्कुल नहीं देना है। फोर्थ बोला सीखने में सुधार का एक तरीका है, बिल्कुल क्या है आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। प्रश्न संख्या 15, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है क्या? फर्स्ट है, यह विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार बच्चों को कभी उनकी योग्यता के अनुसार अलग नहीं करना है। यह विश्वास करता है कि बच्चे कुछ भी सीख नहीं सकते, नहीं। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। क्या कह रहा है? तो आपका है ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। समावेशन का जो तात्पर्य आपका होता है यही होता है कि यह एक दर्शन है जिसमें सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रश्न संख्या 16, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे? नहीं, उन्हें विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। फर्स्ट बोल रहा है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, वंचित समस्या नहीं है। क्या कह रहा है? सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है, तो कह रहा है सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है, तो पहला आपका ऑप्शन है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। तो ये क्या है आपका क्या है सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या है? आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है आश्रित चर है या फिर स्वतंत्र चर है या फिर मध्यस्थ चर है? क्या तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में जो विद्यार्थी क्या है आश्रित चर है। क्या है? आश्रित चर है। प्रश्न संख्या 19, RTE 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह प्रति सप्ताह में कार्य के घंटे निर्धारित हैं? पूछ रहा है कार्य के घंटे, वो किसके हिसाब से प्रति सप्ताह पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 45 घंटा है। प्रश्न संख्या 20, डेटेस छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की जो कला है आपका क्या कहलाएगा? प्रेरणा जो है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रश्न संख्या 21, कक्षा शिक्षण या पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने की किस नियम पर आधारित है? प्रभाव के नियम पर, सादृश्यता के नियम पर, या फिर तत्परता के नियम पर, या फिर साहचर्य के नियम पर? तो ये किस पर आधारित है? तत्परता के नियम पर। प्रश्न संख्या 22, कह रहा है संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है तो आपका प्रत्यक्षीकरण।
प्रश्न संख्या 23, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो है आपका बंडूरा के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 24, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। प्रश्न संख्या 25, प्राथमिक स्तर पर दबे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम का स्तर निर्धारित किया है? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा गणित अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन और भाषा अध्ययन, यानी इन सभी को। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ठीक है, तत्परता का नियम, तनाव का नियम। तो आपका क्या है? सभी। तत्परता का नियम भी है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम भी है, लेकिन सीखने का नियम जो नहीं है वो आपका तनाव का नियम नहीं है। प्रश्न संख्या 27, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है आपका, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बोल रहा है, बिल्कुल गलत है। बच्चे जानकारी के क्या है? सक्रिय प्राप्त करता है। क्या है? सक्रिय प्राप्त करता है, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है। फिर कह रहा है बच्चे समस्या समाधान करता है, बिल्कुल है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बिल्कुल है। बच्चे पर्यावरण के प्रति अन्वेषक हैं, बिल्कुल है। तो आपका क्या है? फर्स्ट को छुड़ा के सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो प्रश्न को इजीली सॉल्व करने का एक ट्रिक ये भी है कि आपका अगर ये ऑप्शन नहीं है तो पहले हम लोग देखेंगे कि किसमें आपका पहला दिया है, उसे तुरंत काटेंगे। इसमें दिया है, इसे काट दिए, इसमें दिया है, इसे काट दिए, और इसमें दिया है, इसे काट दिए। आपको इसके बाद समझ में आ जाएगा कि आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक को भी ध्यान दीजिएगा, जिससे प्रश्न क्या होता है? कन्फर्म हो जाता है, कोई कन्फ्यूजन वगैरह नहीं रह जाता। प्रश्न संख्या 28, विद्यार्थी में संप्रदायात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? पहला देखते हैं, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना बोल रहा है, तो ये क्या है? ये गलत है आपका। सेकेंड बोल रहा है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो सबसे सीटेट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अभी बच्चों को प्रोत्साहित करने को बोल रहा है, ठीक है। पॉजिटिव वे में अगर बच्चे को प्रोत्साहित करने को बोल रहा है या फिर बच्चों के तर्क शक्ति की बात कर रहा है, तो क्या होता है? आपका ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका ये वाला ऑप्शन जो होता है करेक्ट होता है। जैसे कि आप टैग वर्ड वाली वीडियो भी देखेंगे तो उसमें आपको ये देखकर समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 29, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है? कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, या फिर व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। तो क्या है आपका ऑप्शन सेकेंड, आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात करिए तो आपको क्या है? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने व उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। प्रश्न संख्या 30 और आज का लास्ट प्रश्न, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, तो क्या विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, या फिर क्रिया केंद्रित शिक्षा, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा? बात करें मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है जो बाल केंद्रित शिक्षा। क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।